हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति और आज हम लोग करने जा रहे हैं झारखंड लोक सेवा आयोग का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन। ठीक है, और ये पेपर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे हम जेपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, तो ये क्वेश्चन हर बार हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो बंगाल से दास यानी गुलामों को निर्यात यानी बेचना, ठीक है, निर्यात को रोक दिया गया तो 1789 से। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1789 ईस्वी में बंगाल से दासों के व्यापार पर रोक लगा दी। रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से। रिंग फेंस यानी घेरे की जो नीति है, देखेंगे रिंग फेंस या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड डेविलेंजली संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मैसूर यानी कर्नाटक और मराठा यानी महाराष्ट्र के साइड का बात कर रहे हैं, मैसूर तथा मराठों के साथ युद्ध तथा अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया, जिसका उद्देश्य अपने राज्य की सुरक्षा करना था। ठीक है, ये घेरे की जो नीति है ये वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, द एज ऑफ कंसर्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1891 में। यह एक फारसी समाज सुधार है। वी.एम. मालाबारी के प्रयत्नों से वर्ष 1891 में सम्मति आयु अधिनियम द एज ऑफ कंसर्ट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। कौन थे? तो ये लॉर्ड डलहौजी थे। डलहौजी ने पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया। ठीक है, ये किसने बनाया? लॉर्ड डलहौजी ने। तो गंगा नहर का निर्माण कर 8 अप्रैल 1854 को इसे सिंचाई के लिए खोल दिया गया। डलहौजी ने जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया, कार्य भी पुनः शुरू करवाया। पंजाब में बारी दोआब नहर का निर्माण प्रारंभ करवाया। आगे देखेंगे, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, मतलब ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1892 के लिबरल पार्टी के अध्यक्ष पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। उन्होंने वर्ष 1886 के कलकत्ता, वर्ष 1893 के लाहौर तथा वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1901 में उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया निबंध में भारत से ब्रिटिश जाने वाले धन पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जोड़ानाग, हेम्पाओ जोड़ानाग ब्रिटिश काल में नागालैंड के राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म वर्ष 1905 में तामेंगलोंग जिले के कोम्बिरॉन गांव में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वर्ष 1931 में फांसी दे दी। उन्होंने हेराका धर्म आंदोलन की स्थापना की तथा स्वयं को नागाओं का मसीहा घोषित किया। वह प्रथम आदिवासी नेता थे जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए थे। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो खान अबुल गफ्फार खान को। खान अबुल गफ्फार खान जो पश्चिमोत्तर प्रांत, जिसे पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है, तो वहाँ के प्रांत के राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे। उन्हें बादशाह खान तथा सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। वर्ष 1929 में उन्होंने किराए खिदमतगार ईश्वर का सेवक की स्थापना की और लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। उन्होंने वर्ष 1930 से 1947 के मध्य चले सभी राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लिया तथा भारत का विभाजन का विरोध किया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा लाहौर में की। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट से घोषित औपनिवेशिक स्वराज्य के लक्ष्य को रद्द कर दिया गया तथा यह घोषणा की गई कि अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य होगा। इस अधिवेशन में गांधी जी को स्वाधीनता आंदोलन को नेतृत्व ग्रहण करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? इसका रॉलेट एक्ट, जो कि काला कानून जिसे कहा जाता है, इसका लाने का कारण था राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। 19 मार्च 1919 को लागू इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, किंतु इसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो इसका नाम याद देखेंगे। ऑप्शंस हैं हमारे काफ़ी, लेकिन इसमें से सबसे राइट आंसर है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध है प्रफुल्ल चाकी से। अब देखेंगे 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया गया। इस बम कांड के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। तो देखेंगे कि ये जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर के जज को जो है उनकी हत्या करने का प्रयत्न किया गया। लेकिन इस कांड में क्या हुआ कि प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और 15 वर्ष की अवस्था में खुदीराम बोस ने भी फांसी दे दी गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो इनका संबंध सनातनी आदिवासी थेम्बल ओरांव। तो थेम्बल ओरांव का संबंध सनातनी आदिवासी महासभा से है। इनमें से कौन वर्ष 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। NG रंगा इनके महासचिव बनाए गए। इससे पूर्व वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त ऋषि ने। अगस्त ऋषि प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत के एकीकरण का प्रयत्न किया। उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और वैदिक परंपराओं को लागू करवाया। उन्होंने तमिल साहित्य का पिता कहा जाता है। उन्होंने प्रथम तमिल व्याकरण अगीतियम की रचना की थी। किस ऋषि ने किया था? तो अगस्त ऋषि ने। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। निवान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, जो कि यूपी में है, अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, जिसे धर्म चक्रवर्तन कहा गया। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड दिया जाता था। मौर्य काल में देशज वस्तुओं पर देश की जो वस्तु होती थी उन पर 4% और आयात मतलब जो खरीद करके बाहर से मंगाई जाती थी जो चीज़ें, आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लिया जाता था। मेगास्थनीज, जिसने इंडिका की रचना की थी, मौर्य काल के समय जो था, सेल्यूकस का भेजा गया राजदूत था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। मेगास्थनीज के अनुसार टैक्स को छुपाने वाले अर्थात बिक्री कर ना देने वाले को मृत्युदंड का प्रावधान था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? तो ये बिहार राज्य में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में क्या है देखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार के भागलपुर से 50 किलोमीटर दूर अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल ने 9वीं सदी में करवाई थी। 9वीं सदी का मतलब है 801 से 899 ईस्वी के समय में। धर्मपाल ने विक्रमशिला में एक महाविहार बनवाकर वहाँ अध्यापन के लिए 108 आचार्यों की नियुक्ति की। वहाँ 108 आचार्य की नियुक्ति की थी। कहाँ पे? महाविहार में, विक्रमशिला में। यह महाविहार 4 सदियों तक कायम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय सहायता दिया? तो ये वाकाटकों ने अजंता की कला को प्रश्रय दिया, सहायता की। अजंता की कला को वाकाटकों ने प्रश्रय दिया। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति का उल्लेख अजंता के कविलेख में वाकाटक राज परिवार का ध्वज के रूप में किया गया है। नारी गरिमा, भाव प्रवणता, रंग संयोजन, संतुलन, स्वाभाविकता अजंता शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर के उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कर को बढ़ाकर आधा अर्थात 50% कर दिया था। इनकी वसूली दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अनाज के रूप में तथा अन्यत्र नकद के रूप में होती थी। उसने भू राजस्व निर्धारण का आधार पैमाइश को और इकाई मानक बिस्वा को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो थेरवाद। बौद्धों की सबसे प्रभावशाली शाखा कौन थी? थेरवाद। सल्तनत युग में बौद्धों की थेरवादी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। थेरवादी विचारधारा के अंतर्गत व्यक्तिगत निवारण पर जोर दिया जाता है। वर्तमान में वर्मा जो कि म्यांमार के पास ही है, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, दक्षिण वियतनाम में थेरवाद प्रचलित है।
इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम्स में इसको देखने को मिलता है। तुलु वंश के शासक थे कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, यमन राज, स्थापनाचार्य आदि के निर्धारण किया था। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। मुगल शासक बाबर ने किसे कहा था शक्तिशाली शासक? तुलु वंश के जो शासक थे कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में मुक्त मल्यद तथा संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमू। हेमचंद्र विक्रमादित्य को हेमू के नाम से जाना जाता था। रेवांडी निवासी और आदिल शाही सूर के सेनापति हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला यह 14 शासक था। 1556 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में वह पराजित हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो जब्ती या पैमाइश को बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता था। इसके तहत भूमि की माप की जाती थी। इसमें जोते व बोए गए क्षेत्र के माप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की यही प्रमुख विधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? अबुल फजल की मृत्यु जो हुई थी ये जो है शहजादा सलीम, ये है मेडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अबुल फजल की मृत्यु क्या है, इनमें से क्या कारण था? शहजादा सलीम। 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने शहजादा सलीम के इशारे पर अबुल फजल की हत्या कर दी। अबुल फजल ने अकबर का मुख्य सलाहकार और सचिव था। इसने अकबरनामा की रचना की थी और तथा अकबर का राजत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो ये था जहांगीर। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में लोकप्रिय हो गया। अधिक प्रचलन के कारण इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित भारतीय मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश में। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह व्यास और पार्वती नदियों के बीच पार्वती घाटी में कुल्लू जिला में भुंतार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। और अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? तो उसी समय स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद। नेक्स्ट, अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा उसी समय स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित जो उच्चावच है, जो स्थलाकृतियाँ हैं, उन पर ध्यान दीजिए। अब इस पर यहाँ पे क्रम से आपको सजाना है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? नीचे से हम बात कर रहे हैं तो धौलाधर पर्वत श्रृंखला, फिर जास्कर, उसके ऊपर जास्कर पर्वत श्रृंखला, फिर लद्दाख पर्वत श्रृंखला, फिर काराकोरम पर्वत श्रृंखला। अगर ऊपर से हम लोग देखें तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला, फिर लद्दाख पर्वत श्रृंखला, फिर जास्कर पर्वत श्रृंखला, फिर धौलावीरा पर्वत श्रृंखला। ये जो क्रम मैंने बताया है वो है हमारा उत्तर से दक्षिण से क्रम। और यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए बताना है। तो पहले धौलाधर, दूसरा जास्कर, तीसरा लद्दाख और चौथा काराकोरम। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है, भाप निकलता है। ठीक है, जलवाष्प से सबसे अधिक, ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में इसका अंश 60 से 90% तक होता है। यह वातावरण के संपर्क में आते ही शीतल हो जाता है और मूसलाधार वर्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें से आपको जोड़े लगाने हैं। क्या है इसमें? पहले देखेंगे थारू उत्तराखंड, यहाँ पे देखेंगे ये जो है थारू उत्तराखंड, जोड़ा सही है। कौन सा जोड़ा सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे भूटिया भारत के पर्वतीय भागों में विशेष रूप से सिक्किम में अल्पसंख्यक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, भूटिया जो है भारत के पर्वतीय क्षेत्र में सिक्किम में अल्पसंख्यक रूप में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति झारखंड और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कोल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है क्रम जो है उल्टा, यहाँ पे सही से नहीं लिखा हुआ, इसको सही से आपको अरेंज करना कौन सा जोड़ा सही है। तो मुंडा जो है बिहार झारखंड की जनजाति है।
यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि थारू का जो है करेक्ट आंसर ही किया हुआ है उत्तराखंड, और हमारा राइट आंसर थारू होगा जो है करेक्ट आंसर। लेकिन आप देखेंगे कि भूटिया जो है उत्तर प्रदेश में ना होकर सिक्किम में होना चाहिए था, मुंडा जो है बिहार में ना होकर झारखंड में होना चाहिए था, अकोल जो है राजस्थान में ना होकर मध्य प्रदेश में होना चाहिए था, ठीक है। और यही क्रम आपसे पूछा कि कौन सा जोड़ा सही है, तो पहला का ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। तो पूर्व से पश्चिम जैसे हम लोग देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व से पश्चिम की झील पढ़ेंगे तो ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। कौन कौन? ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलें जो है पूर्व से पश्चिम का सही क्रम। आगे देखेंगे कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है। तो ये चलती है हैलिफैक्स और वैंकूवर के बीच। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित है। हैलिफैक्स जो बोल रहे हैं, हैलिफैक्स को प्रशांत महासागर पश्चिम कनाडा के तट पर स्थित वैंकूवर से मिलाता है। यह रेल मार्ग 7050 किलोमीटर लंबा है। इस क्षेत्र देश के औद्योगिक, गेहूं उत्पादक और मुलायम लकड़ी के उत्पादन क्षेत्रों को परस्पर जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम जो है, यहाँ पे ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे जोड़ा मिलाना है आपको। गल्फ स्ट्रीम के बारे में आपसे पूछा गया है कि ये कैसी जलधारा है, उनके बारे में बताइए। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है और पश्चिम वायु प्रवाह पश्चिम वायु क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है। और पेरू धारा जो है प्रशांत महासागर की यह धारा है, पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई हिंद महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। तो ये गैंडे के लिए जाना जाता है। काजीरंगा उद्यान मानस अभ्यारण्य और दलदापारा गैंडों की मुख्य शरणा स्थली है, ठीक है। काजीरंगा उद्यान असम में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1905 में की गई थी। वर्ष 1987 में गैंडों के संरक्षण के लिए गैंडा परियोजना प्रारंभ की गई थी। काजीरंगा असम में अवस्थित है। आसवान उच्च बांध स्थित है कहाँ में? मिस्र में। आसवान उच्च बांध मिस्र में स्थित है। इसका निर्माण नील नदी पर किया गया। रोबस्टा एक प्रकार की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। तो ये क्या है? कॉफ़ी। रोबस्टा एक प्रकार की कॉफ़ी है। यह रोग प्रतिरोधी होता है परंतु यह निम्न स्तर का होता है। इसकी कृषि मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों में की जाती है। अब क्या समझे कि रोबस्टा एक कॉफ़ी है और यह रोग प्रतिरोधी होता है और यह निम्न स्तर का होता है। इसकी कृषि मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम बदलने का क्या कारण है। तो इसका कारण है पृथ्वी की जो है मौसम बदल रहा है। घूर्णन गति के कारण तो दिन रात होता है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण मौसम बदलता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर पर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होने के चलते क्या होता है? मौसम बदलते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष, इसी का एक्सप्लेनेशन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 27 डिग्री पर झुकी हुई है। 23.5 भी लिख सकते हैं इसको। 23.5 डिग्री पर झुकी है। पृथ्वी पर ऋतु, मौसम परिवर्तन इसके अक्ष पर झुके होने के कारण और सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन तथा वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। अधोलिखित नीचे लिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो ग्रेनाइट चट्टान जो कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, इसमें नहीं पाया जाता। ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता। यह चट्टान स्थूल परत रहित, उसमें परत नहीं होता है, कठोर संघनन और जीवाश्म रहित होता है। आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और प्लेटिनम पाए जाते हैं। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? कृषि। मानव द्वारा की गई कृषि क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। जलवायु के अनुरूप ही फसलों की पैदावार होती है। जैसा कि भूमध्य सागरीय देशों में वहाँ की जलवायु के कारण ही नींबू प्रजाति की फसलें पैदा की जाती हैं। प्रत्येक फसल के लिए उपयुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शुष्क क्षेत्र में। खानाबदोश जनजाति के सर्वाधिक लोग शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनका कोई स्थायी निवास नहीं होता। ये घुमंतु किस्म के लोग होते हैं। शुष्क क्षेत्रों में रहने के कारण इन्हें अधिक ठंडा, वर्षा या नमी का सामना नहीं करना पड़ता है। आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे।
कि किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो प्राच्य खेती में। तो प्राच्य यानी पूर्वी खेती में अत्यधिक कृषि तकनीक व यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार की कृषि में आर्थिक रूप से लाभदायक फसलों को पैदा करने पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। इस खेती में पुरातन प्रकार से गेहूँ, चावल, मोटे अनाज जैसी जीविका साध्य फसलों की पैदावार की जाती है। अतः प्राच्य ढंग से कृषि कार्य में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चीनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। अब देखेंगे चीनुक, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। यह वहाँ के पशुपालकों के लिए बड़ी लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघला देती है। इससे चारागाह बर्फ से मुक्त रहता है। इससे स्पष्ट है कि अमेरिका के मध्य मैदानों में जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। अब नीचे लिखे जोड़ों को सही से जोड़ा। कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताइए? तो बंटू सहारा का नहीं है, तो ये है बंटू निग्रिटो जनजातियों का परिवार है जो अफ्रीका के भूमध्य सागरीय भागों में रहते हैं। फुलवानी जो है पश्चिम अफ्रीका की है और मसाई पूर्वी अफ्रीका की है। मतलब सारे अफ्रीका की ये बात कर रहे हैं यहाँ तक। फुलानी जो है ये पश्चिम अफ्रीका की है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका की है और बंटू निग्रिटो जनजाति का परिवार है जो कि अफ्रीका के भूमध्य सागरीय भाग में रहता है। नूबा जो है सूडान में है। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो आयन मंडल में व्याप्त उच्च विद्युत चालकता ही रेडियो तरंगों दूरसंचार प्रणाली को पृथ्वी की ओर वापस वर्तित करती है। इसका विस्तार 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यहाँ पर अवस्थित गैस के कारण विद्युत आवेशित कण आवेशित होते हैं। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता में। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र की स्थापना वर्ष 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर कलकत्ता में हुई थी। वर्ष 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने की स्थापना कावास जी डाबर द्वारा की गई थी। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? ये पूर्वी भाग में स्थित है। दंडकारण्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। लगभग 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस क्षेत्र के पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियाँ तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? पूर्वी भाग में, और इसका लगभग जो है 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस इलाके के पश्चिम में आबूझमाड़ पहाड़ियाँ और पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएं जो होती हैं ऊंचावच दिखाया जाता है इससे। समोच्च रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि रियल नहीं होती, जो समुद्र तट से समान ऊंचाइयों के लिए प्रयोग की जाती है। जब ये आसपास होती हैं या तब तीव्र ढाल की सूचना देती है, जब दूर दूर होती है तो मंद ढाल की सूचना देती है। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंपों से ही सुनामी आती है। जब समुद्र के तल में किसी विवर्तनिक क्रिया द्वारा परिवर्तन होता है तो भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप के कारण ऊंची तरंगें उठती हैं और उन्हें सुनामी कहा जाता है। सुनामी एक जापानी शब्द है। ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो यह ऋतु प्रवास जो है मानव और उनके पशुओं के मौसम स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर। जब ठंड के मौसम में बर्फ पहाड़ों की ऊंचाई वाले भाग में गिरने लगती है तो वहाँ के निवासी अपने पशुओं के साथ घाटी में चले जाते हैं। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो पुनः पहाड़ों पर चले जाते हैं। इसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। आप देखेंगे यहाँ मिलान किया हुआ ऑलरेडी, आगे देखेंगे। कृष्णा जो कि कहाँ है? ये कृष्णा हमारी भीमा नदी में। ब्रह्मपुत्र यहाँ पे एक क्या है नदी है और इसकी सहायक नदी। कृष्णा की सहायक नदी भीमा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता और ये गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, यमुना की सहायक नदी चंबल। अब यहाँ पे इसको भी मिलान के देख करके पुट को सॉल्यूशन कर सकते हैं। कृष्णा के भीमा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, गोदावरी, इंद्रावती। यहाँ पे व से समझ सकते हैं गोदावरी व, इंद्रावती व, ठीक है। यमुना चंबल, इसमें भी माँ आया है, इसमें भी माँ आया है। अब ब्रह्मपुत्र जो है इसको आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र, तो इसकी जो है यहाँ पे
क्या है इसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र की तीस्ता और कृष्णा की भीमा। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, नाउ लीव दिस फ्रॉम